दोस्तों वेलकम बैक। दिल्ली सल्तनत के क्रम में पहला वंश है इलवरी वंश। 1206 से 1290 ईस्वी तक। इसमें पहला शासक है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। वह गोरी का गुलाम था। वह गोरी का गुलाम था जिसे 1208 में दासता से मुक्ति मिली। कुतुबुद्दीन ऐबक को 1208 में दासता से मुक्ति मिली। ऐबक ने हमेशा लाहौर से ही शासन का संचालन किया तथा लाहौर ही उसकी राजधानी थी। उसकी असीम उदारता के लिए, बहुत ज्यादा उदार था, इसलिए उसे लाख बख्श कहा गया। तो यहां से प्रश्न बनता है कि लाख बख्श किसे कहा जाता है? वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। हसन निजामी और फक्र मुदव्विर को ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद आया इल्तुतमिश। 1210 से 1236 ईस्वी तक। इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। उसके समय अवध में फिरत का विद्रोह हुआ था। इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलाम अमीरों की एक टुकड़ी रखी जिसे तुर्कान चहलगनी कहा जाता था। सिक्कों पर इल्तुतमिश ने अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में कराया। उसने दिल्ली को राजधानी बनाया। अगला है उसने मिन्हाजुद्दीन सिराज तथा मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टका और तांबे का जीतल उसी ने प्रारंभ किया। चांदी का टका और तांबे का जीतल उसी ने प्रारंभ किए। 1221 में ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मांग बरनी के शरण देने के प्रस्ताव को अस्वीकार करके दिल्ली सल्तनत को चंगेज खां से उत्पन्न खतरे से बचा लिया। इल्तुतमिश ने उत्तराधिकार में ज्येष्ठ पुत्र की परंपरा को तोड़ते हुए पुत्र की जो परंपरा थी उसको तोड़ते हुए अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। कि एक ऐसा शासक जिसने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक। रजिया के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया। वह दिल्ली सल्तनत की पहली व अंतिम महिला मुस्लिम शासक थी। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग किया। अब उसने पर्दा प्रथा छोड़ दी। अगर पर्दा प्रथा त्यागे नहीं छोड़ेंगे तो फिर शासन नहीं। ऐतकीन को बदाऊं का अक्तादार और फिर अमीर आजिब का महत्वपूर्ण पद तथा अल्तुनिया को तबर हिंद का अक्तादार नियुक्त किया। एक अबिसिनियाई हबसी जलालुद्दीन याकूत को अमीर अखोर नियुक्त किया जिससे वह विशेष अनुराग रखती थी। इस कारण तबर हिंद के अक्तादार अल्तुनिया ने 1240 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। अतः कूटनीतिक दृष्टिकोण से रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया और दोनों दिल्ली की ओर बढ़े, किंतु वह बैराम शाह द्वारा पराजित हुई और 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद आए मोइनुद्दीन बैराम शाह।
1240 से 1242 ईस्वी। बैराम शाह ने एक नवीन पद नायब ए मुमलकत की स्थापना की। यह पद एक संरक्षक के समान था। उसके शासनकाल में तैर बहादुर के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण 1241 ईस्वी में हुआ। अलाउद्दीन मसऊद शाह 1242 से 1246 तक, इसके शासनकाल में समस्त शक्ति 40 सदस्यों के पास थी। सुल्तान नाम मात्र का था। बलबन अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त हुआ। नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 ईस्वी। नसीरुद्दीन महमूद के काल में वास्तविक शक्ति बलबन के हाथों में थी। 1249 ईस्वी में महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की और सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ नायबे मुमलकत का पद दिया। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी तबकात ए नासिरी उसे ही समर्पित की। 1265 ईस्वी में महमूद की मृत्यु होने पर बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया। बलबन 1265 से 1287 ईस्वी। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। तो यहां पर एक प्रश्न बनता है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? बलबन ने। उसके राजस्व का सिद्धांत का आधार था नियाबत ए खुदाई एवं जिल्ले इलाही। बलबन ने अपने आप को अफरासियाब का वंशक कहा। बलबन ने तुर्कान ए चहलगानी का दमन किया। बलबन ने सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। उसने सजदा और पावोस की प्रथा तथा नौरोज की प्रथा शुरू की। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि सजदा और पावोस की प्रथा तथा नौरोज प्रथा शुरू की बलबन ने। बलबन का एकमात्र सैन्य अभियान बंगाल का था। 1285 ईस्वी में तैमूर के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ। बलबन की मृत्यु के बाद कैकुबा तथा उसके बाद ट्यूमर्स शासक बना। उसकी मृत्यु के बाद ही गुलाम वंश समाप्त हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।